हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के महान शासकों में से एक है, या कह लीजिए सबसे महान शासक है, जिसने हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और कहा जा सकता है तो अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक जिसका साम्राज्य विस्तार था। हालांकि उसके समय की एकमात्र जीत है वो है कलिंग की विजय, लेकिन केवल एक विजय की वजह से उस शासक को महान नहीं कहा जाता, बल्कि महानता के पीछे जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके कार्य हैं, वो है आपके अशोक के अभिलेख। यानी कि जिस समय में कोई भी शासक अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक साधारण सी मुनादी करके पहुंचाने का काम करता है, या कुछ एक किताबें लिखवाने की कोशिश कर सकता है, उस समय में अशोक जैसा महान शासक अपनी बातें, अपने विचार, अपने उद्देश्य जनता को बताने के लिए एक ऐसी परंपरा विकसित करता है जो कि आज भी हम उनको हूबहू देख सकते हैं, उसकी अपनी लिपि, उसकी अपनी भाषा में। यानी कि अशोक के अभिलेख अशोक को महान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे अशोक, सम्राट अशोक के जो मूलभूत उद्देश्य हैं, जो मूलभूत विचार हैं, जो उसकी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उन सभी को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को लेकर के, जो कि आप लोगों के जीएस और वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप में से जो सभी छात्र 2025 या 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन श्योर हो, तो सिलेक्शन श्योर करने के लिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम से कम 300 नंबर आने चाहिए। साथ के साथ जीएस में भी एक अच्छा रैंक, अच्छे नंबर आने चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग किसी तरीके से रट घसट करके आप एक सिलेक्शन ले लें, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो आपका वास्तविक उद्देश्य है, जो आपके दिमाग में है, कि आप एक अच्छी रैंक के साथ प्रॉपर आईएएस के साथ में आप सिलेक्शन लें। तो उसमें इतिहास आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिसमें आपके आसानी से 300 प्लस अंक आ सकते हैं, और मैं ये आप लोगों के साथ में करने के लिए तैयार भी हूं। ठीक है, तो इसके लेकर के स्टडी IQ ने इस समय आप लोगों को एक इंडियन समर सेल का एक ऑफर आप लोगों को दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप 20 मई तक इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि इसकी क्लासेस 6 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना, यह क्लास आपकी टेस्ट सीरीज के साथ में है, और इसकी फीस मात्र इस समय 20,499 की जगह पर मात्र 14,999 रुपए है, जिसमें आप लोगों को मेरा यानी कि आपका अपना फेवरेट कोड यूज करना होगा। ओके, लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 15 मई तक के लिए है। एडमिशन 20 तारीख तक हो सकते हैं, इसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। यानी कि उसके बाद हाल फिलहाल इसका बैच नहीं आने वाला, क्योंकि ये जीएस का नहीं है कि हर सब्जेक्ट से इसमें बैच आ जाए, बल्कि इसमें समय लगता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए दिसंबर से पहले आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, और अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि आपकी पसंद का विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि 20 तारीख है। जितना डिले करेंगे सिलेबस उतना आगे निकलेगा, उतना ही आपको समझने में समस्या आएगी। ठीक, तो जल्द से जल्द इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए 15 तारीख तक के लिए, और चाहते हैं कि मेरे साथ आप अपने जीएस में भी अच्छे नंबर लाएं और ऑप्शनल में भी, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई भी इशू है, कोई भी चीज है, तो मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही कोड है जो आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा और मुझे आपसे जोड़ने में एक भूमिका निभाएगा। यानी कि मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनल कोच और मेंटर के तौर पर काम करने के लिए एलिजिबल रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को लेकर के। अशोक के अभिलेख, 3 तरीके के अभिलेख हमको
अभी तक प्राप्त हुए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, यानी गुफाओं के अंदर पत्थर के स्तंभों के ऊपर और पहाड़ों की चट्टानों को काट करके जो शिलाएं हैं उन पर अशोक ने अपने लेख लिखवाए थे। ध्यान रखना, बात ये आती है कि उसने ये लेख लिखवाए थे तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, किसने किया? तो आपको बेसिक चीज बता दूं कि 1750 में सबसे पहले एक व्यक्ति है टीपेंथलर। इन्होंने इसके अभिलेख को खोजा था। सबसे पहला अभिलेख इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है ना। कौन सा था? दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख था, दिल्ली मेरठ, यानी कि ये बेसिकली मेरठ में था, जिससे बाद में फिरोज शाह तुगलक मेरठ से उठा करके दिल्ली ले आया था। एक दूसरे इसके बारे में बात कहें कि इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और कौन सा पढ़ा था? दिल्ली टोपरा का ये पढ़ा था। तो खोजा कौन सा गया और पढ़ा कौन सा गया? और ये टोपरा क्या है? ये हरियाणा में एक जगह है, टोपरा गांव है, वहां पर एक अभिलेख था जिसको फिरोज शाह तुगलक उठा करके दिल्ली ले आया। यानी कि दोनों का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है और अशोक से है, ठीक है। तो ये तो हुई एक बेसिक जानकारी। बात ये आती है कि पढ़ाता तो क्या इसका मतलब है कि ये किस हिंदी भाषा में था, संस्कृत में था या किस में था? तो आपको बता दें कि ये जो अभिलेख हैं अशोक के, ये बेसिकली आपके जो लिखे गए थे ये आपकी पाली भाषा के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृत भाषा के हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके पाली लैंग्वेज में कह सकते हैं इनको, और ब्राह्मी लिपि में है। यानी कि मूलतः ये अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि के हैं और जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। मूलतः ब्राह्मी लिपि के हैं ये। एक इसका मतलब ये नहीं कि केवल ब्राह्मी लिपि के हैं, अन्य लिपियों में भी ये प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, जैसे हम कहें अरमाइक लिपि है, खरोष्टी लिपि है, यूनानी लिपि है, उस भाषा और उन लिपियों में भी प्राप्त हुए हैं। यही वजह है कि अंग्रेज इन लोगों को, इन अभिलेखों को आसानी से पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है ना। अब तक अशोक के कम से कम 40 से ज्यादा अभिलेखों की खोज हो चुकी है, 40 से ज्यादा, और ये 3 प्रकार के अभिलेख हैं। बात ये आती है कि हम इन अभिलेखों को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? अगर हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी चाहिए तो अशोक के अभिलेखों के बिना मौर्य काल को हम लोग नहीं समझ सकते। मौर्य काल के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। प्राकृत भाषा, कहीं कहीं जगह पर पाली भी लिखा रहता है, लेकिन मूलतः ये प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। 3 तरह के हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। बात ये आती है कि इससे हमें जानकारी क्या मिलेगी, तो आपको बता दें कि इससे हमें जो जानकारी मिलने वाली है मौर्य काल के बारे में, वो मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। नंबर 1, इससे जानकारी मिलती है राज्य की सीमा की, यानी कि जहां जहां से ये अभिलेख लिखे हैं, जहां जहां से, वहां से हमें पता चलता है कि यह अशोक की अपनी सीमा है। क्यों? सीधी सी बात है, कोई भी शासक अपने अभिलेख पड़ोसी राज्य में कैसे लिखवा सकता है, कैसे लगवा सकता है? और पड़ोसी राज्य किसी दूसरे राजा को अपने अभिलेख क्यों लिखवाने देगा? नहीं लिखवाने देगा। क्या आप अपने मकान पर किसी दूसरे के विचारों की शिलापट्टिका लिखवाएंगे? नहीं लिखवाएंगे। तो इससे जहां जहां से अभिलेख मिले हैं उससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा क्या है। नंबर 2, इससे पता चलता है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, क्योंकि इसमें अशोक ने कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा की है। जैसे वो बात करता है 3 अधिकारी तो विशेषता है, ये रहे युक्तक, राजुक
प्रादेशिक और धम्म महामात्र की, इनकी जानकारी हमको मिलती है। ये अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति के बारे में ये कहता है, ये अधिकारी उसके अभिलेखों में चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किन अधिकारियों की चर्चा अशोक के अभिलेखों में की गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कर प्रणाली की जानकारी मिलती है, कर प्रणाली की जानकारी। रुम्मनदेई अभिलेख है, रुम्मनदेई, जहां पर वो कहता है कि उसने इस क्षेत्र में जो कर है 1/8 कर दिया है, भू राजस्व कर 1/6 से हटा करके क्या कर दिया, 1/8 कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चौथी इसके बारे में जानकारी मिलती है किस चीज की, उस समय के अपने, ध्यान रखना, सामाजिक और धार्मिक विचारों की जानकारी मिलती है, धार्मिक विचारों की जानकारी, यानी कि एक तरीके से राजा के यानी अशोक के अपने धर्म के विचार विशेषकर हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म के बारे में, बौद्ध और आजीवक धर्म के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। कैसे, जो गुहा लेख हैं अशोक ने जो बराबर की गुफाओं में लिखवाए थे, बराबर की पहाड़ियां हैं, पहाड़ी है, वहां पर उसने कई सारे गुफाएं निर्मित करवाई थी और वहां पर लेख भी लिखवाए की, और ये किसके लिए हैं, आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये हमको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और क्या जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी आपकी मिलती है, पांचवी हम कह सकते हैं, वो है अशोक के व्यक्तिगत धर्म के बारे में, अशोक की व्यक्तिगत जानकारी, उसके विचार, ये सब जानकारी उसमें मिलती है। यानी कि अशोक के धम्म की जानकारी, उसकी रानी की जानकारी, उसके पुत्र की जानकारी, तीवर, उसका एक बेटा है तीवर और उसकी मां कारुवाकी है, उसकी जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज छठा हम कह सकते हैं, कला संस्कृति और विज्ञान की जानकारी यहां से मिलती है, कला संस्कृति एवं विज्ञान की जानकारी यहां से मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, क्योंकि जो स्तंभ लेख हैं उनके ऊपर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसे हम चतुर्मुखी सिंह कहते हैं, 4 मुंह वाला सिंह, या अश्व स्तंभ है, सिंह स्तंभ है, वृषभ स्तंभ है, आपका गज स्तंभ है, तो इस तरह की जो मूर्तियां मिली हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को उत्कीर्ण किया गया है, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, तो ये कला के बेहतरीन नमूने हैं। और साथ के साथ विज्ञान की इसलिए क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर जो लिखवा करके उसके ऊपर जो लेप किया गया है, जिसको हम देखें तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखेंगे तो इसके ऊपर ये स्तंभ लेख है, इसके ऊपर जो चिकनापन आप जो देख रहे हैं, ये अशोक के समय का एक रासायन विज्ञान का एक नमूना है, जिस पर एक ये लेप किया गया जिससे कि बारिश हो, धूप आए, आंधी आए, ठीक है ना, एसिड रेन हो, कुछ भी हो, इन पत्थरों का इरोजन नहीं होगा, यानी कि ये पत्थर जो है चटकेंगे नहीं, क्षरण नहीं होगा। इन पर जो लेख लिखा हुआ, जो बातें लिखी हुई हैं, वो एज इट इज रहेंगे और आज भी एज इट इज हैं। इतने हजारों साल बाद खुले मैदान में लगे रहे, तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे हैं। ये विज्ञान का ही नमूना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो एक तो बेसिक चीजें हमको यहां से ये जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के बारे में किन किन जानकारियों को उपलब्ध कराते हैं, या अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। यह क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। तो प्रारंभिक परीक्षा जीएस के लिए बन सकता है, अशोक के अभिलेखों से हमने मौर्य काल के बारे में निम्न में से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो ये रही, ठीक है ना। अब इसके हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब अभिलेख कहां कहां से कैसे कैसे मिले, इनमें क्या खास बातें हैं, किस तरह की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ओके,
तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख को लेकर के। शिलालेख यानी कि जैसे ये पत्थर है, पत्थर के शिला को लेकर के उसी के ऊपर अपनी बातें लिखवाई उसने, सीधी सीधी पूरी की पूरी उसने बातें लिखवाई हैं, ठीक है ना। और ये शिलालेख जो हैं, ध्यान रखिएगा, उसके राजनीतिक एक प्रकार के आदेश हैं, राजाज्ञाएं हैं, यानी कि उसके राजनीतिक विचार हैं। साथ के साथ ये सामाजिक विचार भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है वो राजाज्ञाएं और उसके सामाजिक विचारों को प्रदर्शित करता है। इस पर जो लेख लिखवाए, इसका उद्देश्य है जनता को अपने विचारों से अवगत कराना। और शिलालेख दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के हैं। एक है बृहद शिलालेख और दूसरे हैं लघु शिलालेख। बृहद और लघु। बृहद शिलालेखों के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से, और 14 लेख हैं। ध्यान रखना, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और 14 लेख हैं। और इनमें 14 लेखों में से ध्यान रखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर 8 स्थानों में से आप अगर बात करेंगे तो कौन कौन से हैं देखिएगा। शहबाजगढ़ी, याद रख लीजिएगा, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। मानसेहरा, तीसरा कालसी, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। कालसी है आपके उत्तराखंड में। गिरनार है गुजरात में। कालसी उत्तराखंड और ये गुजरात में है, ठीक है ना। कितने हो गए? 4। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धौली है और जौगढ़ है। धौली और जौगढ़ ये दोनों के दोनों उड़ीसा में हैं, ठीक है ना। कितने हो गए? 6। अब इसके अलावा आ जाइए 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। 7वां आपको कहां से मिला है? 7वां है आपका सोपारा महाराष्ट्र से। सोपारा महाराष्ट्र। और 8वां है आपका एर्रागुडी। एर्रागुडी आंध्र प्रदेश। एर्रागुडी आंध्र प्रदेश से हमें यह प्राप्त हुआ है, आंध्रा से। तो कुल ये 8 स्थान हैं जहां से उसने अपनी 14 बातें लिखी हैं, यानी कि 14 विचार उसने अपने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन 14 विचार में है क्या? जैसे मैं कहूं कि पहला विचार है जीव हत्या के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, जीव हत्या निषेध, बोले कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात करता है, दूसरा जो लेख है, ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता देता हूं। जो पहला 14 लेख हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। 14 लेख में से जो पहला है वो जीव हत्या निषेध की बात करता है, ध्यान रखना, ओके। दूसरा जो बात करता है, दूसरा जो लेख है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। दूसरे लेख में बात की गई है, उसने अपने पड़ोसी राज्यों की बात की है, पड़ोसी देश और दक्षिण के राज्यों की बात की है। पड़ोसी देश और दक्षिण के राज्य। पड़ोसी देश बोले तो आपका कौन से याद हो? किसी को याद है? नहीं। इसमें वो कहता है कि वो लोक कल्याण का कार्य केवल अपने राज्य में नहीं, अपने देश में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी वो करेगा। चाहे वो चोल हो, पांड्य हो, यानी कि चोल, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में बात करता है। ताम्रपर्णी, इन सब के बारे में वो बात करता है, ठीक है ना। इसके अलावा वह आपके पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी देश बोले तो पश्चिमी देश जो हैं उनके बारे में बात करता है, यानी कि जो मिस्र देश है उसके बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में। एंटियोक की बात करता है,
यानी कि अपने पड़ोसी देशों के बारे में ये। तीसरा जो लेख है उसमें वो कहता है कि मैं इसके माध्यम से 3 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा करता है कि 3 प्रमुख अधिकारी होने चाहिए। 3 अधिकारी कौन कौन से? युक्तक, राजुक और प्रादेशिक। 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है इसमें, ठीक है ना। चौथा जो लेख है उसमें कहता है कि भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष होना चाहिए। भेरी घोष के स्थान पर क्या होना चाहिए? धम्म घोष। यानी कि भेरी घोष यानी कि युद्ध की बजाय, युद्ध की घोषणा के बजाय धम्म यानी अच्छे विचारों की घोषणा होनी चाहिए, ठीक है ना। 5वें में बात करता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। और ये धम्म महामात्र कौन है? यानी कि जो समाज में अच्छे आचरण को बढ़ावा देने वाले जो अधिकारी हैं वो, यानी गलत चीजों को रोकने वाले और अच्छे आचरण को बढ़ावा देने वाले, इन्हीं की बात करता है। इसी तरीके से देखा जाए तो आपके अन्य भी हैं। वो है आपका 8वां लेख जिसमें वो धम्म यात्रा की बात करता है। धम्म यात्रा बोले कि इधर उधर के घूमने फिरने के बजाय धम्म यात्रा की बात करनी चाहिए। 9वां जो लेख है उसमें बात करता है धम्म दान की। धम्म दान, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, धम्म का मतलब आपका बौद्ध धर्म नहीं है। धम्म का मतलब अच्छे विचार हैं, हमारे कर्तव्य हैं, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी गतिविधियां हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, उनका आचरण करना, ठीक है ना। ऋषि मुनियों साधु संतों को दान दक्षिणा देना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके प्रवचन सुनना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, ऐसी सभी बातें इसमें धम्म में कही गई हैं। धम्म का मतलब वही है। ये बातें वो सोचिए अपने देश के लोगों के लिए कहता है, अपने देश के लोगों के लिए कि भाई इनका पालन करो। 9 हो गए। इसके अलावा आपके 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। इनमें से 2 और हैं इंपॉर्टेंट, 12वां और 13वां, ठीक है ना। 13वां जो लेख है, 13वां लेख ध्यान रखिएगा, इसमें कलिंग विजय की जानकारी है। कलिंग विजय की जानकारी कि उसने कलिंग पर विजय की थी, उसके बारे में जानकारी है 13वें अभिलेख में। प्लस उसने 5 पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी देशों के बारे में बात की है। 5 पड़ोसी देश कौन कौन से? पश्चिमी भारत के, जैसे मिस्र है, यवन है, टॉलमी है, मैकडोनिया है, ठीक है ना, सीरिन है, सीरिया जिसे कहते हैं। उन 5 पड़ोसी देशों की चर्चा की गई है, ठीक है ना। प्लस दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की गई है, दक्षिणी राज्यों की चर्चा की गई है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए किस अभिलेख में, किस शिलालेख में कलिंग विजय की जानकारी है, 5 पड़ोसी देशों के राज्यों की जानकारी है, दक्षिण के राज्यों की जानकारी है, दैट इज द 13th, ठीक। अब यहां पर एक चीज और लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। 14वां जो है वो सब कुल मिलाकर के मोटी मोटी सारी बातें हैं 14वां। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा। धौली और जो जौगड़ है, जौगड़, इसमें 12वां और 13वां लेख नहीं है। 12वां और 13वां लेख इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसकी जगह पर क्या है? इसकी जगह पर लिखवाए गए हैं कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं, यानी कि पृथक कलिंग लेख लिखवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि धौली जौगड़ उड़ीसा में है, यानी कि कलिंग के क्षेत्र में है। जब कलिंग को जीता, लाखों लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें उसने घटनाएं देखी, तो फिर उसने अपनी हिंसा को त्याग दिया, युद्ध की नीति को त्याग दिया, और उसने सारी बातें सब जगह पर लिखवाई। लेकिन धौली जौगड़ में 12वां और 13वां लेख है, इसको नहीं लिखवाया। इसकी जगह पर उसने 2 अलग अलग लेख लिखवाए, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथक कलिंग प्रज्ञापन में कौन सी बातें कही गई हैं या कौन से लेख नहीं है? तो 12वां 13वां लेख नहीं है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कही गई है
कि सभी प्रजा मेरी संतान है। सभी प्रजा मेरी संतान है, चाहे राज्य कोई भी हो। यानी कि आज से उड़ीसा कलिंग देश की जनता भी मेरी ही संतान के समान है। जैसे एक पिता के लिए सारी संतानें समान होती हैं, उसलिए सारी प्रजा मेरे लिए समान है। मेरे लिए उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं सभी के पिता के समान हूं, मेरे लिए सब बराबर है। यह बात इसमें कही गई। तो 14 लेख आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आ गए? एवरीबॉडी क्लियर? तो इस तरीके से ये सारी बातें कही गई। इसके अलावा अब ध्यान रखिएगा, कुछ लघु शिलालेख भी लिखवाए उसने। ये तो हैं बड़े शिलालेख, लघु शिलालेखों की संख्या निश्चित नहीं है, ये काफी हैं। ये बड़ी संख्या में मिले हैं, बड़ी संख्या है इनकी, ठीक है ना। इनमें देखेंगे तो आपके सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें देखेंगे तो आपके एक है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम। ये 4 अभिलेख हैं जो अलग अलग राज्यों से प्राप्त हुए हैं। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है, और इसी से पता चला कि इतने सारे अभिलेख जो लिखवाए गए हैं वो सब अशोक के हैं। अन्यथा अन्य अभिलेखों पर इसका क्या नाम मिलता है? ऊपर इसका नाम मिलता है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा नाम मिलता है। तो जब अधिकांश लेख स्टार्टिंग में खोजे गए तो उन सब पर एक नाम लिखा हुआ था, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा। तो किसी को समझ में ही नहीं आया किसने लिखवाए। तो उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि श्रीलंका का राजा भी इसी तरह का नाम रखता है, क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसी बातें लिखी मिली। तो हमको पता चला कि श्रीलंका का राजा ऐसे नाम रखता है, तो इसलिए हो सकता है कि श्रीलंका के राजा के हों। लेकिन जब बाद में जाकर के इन 4 अभिलेखों पर अशोक का नाम अशोक मिला, तब लगा कि नहीं यार, ये तो मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के बारे में, जिसमें देवनाम प्रिय उसका अपना खुद का नाम है, उपाधि है उसकी, और उसी ने अपने विचारों को श्रीलंका में फैलाया। अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। तब जाकर के वहां के शासक ने बौद्ध धर्म अपना करके अपना नाम प्रियदर्शी राजा रखा, ना कि श्रीलंका के राजा के नाम पर हमारे यहां अभिलेख लिखे गए। तो ये अशोक का नाम है। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। तो ये आपके रहे। इसके अलावा देखेंगे तो आपके कुछ और अभिलेख हैं, जैसे भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख की क्या खास बात है? भाब्रू अभिलेख की अगर हम बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है, बुद्ध धम्म संघ, भाब्रू अभिलेख में, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी भाब्रू को हम बैराट भी कहते हैं। बैराट यानी कि ये कहां है? जयपुर में, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई है? इसके अलावा काफी सारे हैं आपके, बहुत सारे हैं। ओके, इसमें हम देखें तो एक स्पेशल जो मास्की है, मास्की अभिलेख को याद रख लीजिए। मास्की अभिलेख की हम बात करें तो इसमें अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। जैसे हम बात करें तो ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, एरागुडी है, गोविंद मठ है, पलिक मंडी है, अहररा है, सोहगौरा है। ऐसे बहुत सारे अभिलेख उसके मिले हैं, जिन पर बहुत कुछ ना कुछ स्पेशल लिखा हुआ है। लेकिन जो स्पेशल है वो मैंने आपको यहां लिखा दिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद वो है आपके स्तंभ अभिलेख, जिसके लिए अशोक ने बाकायदा चुनार के पत्थरों का उपयोग करके उनको गोलाकार बेलनाकार आपको बनवाया और उनके ऊपर उसने क्या, अपने किसी ना किसी विशेष जानवर की आकृति बनवाई, अवांगमुखी कमल का निर्माण करवाया। और ये कैसे हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हैं, ये रहे। ये रहे। तो एक विशेष कोई जानवर है यहां पर, ये आपका अंड है, ये आपका अवांगमुखी कमल है, मुखी कमल है, और ये आपका कहा जाए कि आधार है, आधार स्तंभ कहते हैं। और ये सारा का सारा ध्यान रखिएगा, ये एकाश्म पत्थर का है, एकाश्म पत्थर का। और वो भी खास बात क्या है कि ये बेसिकली चुनार का गुलाबी बलुआ पत्थर है, ये उसका इस्तेमाल किया गया। उस पर लेख लिखवा करके, यहां पर जैसे ये लेख लिखवा दिया, उसके ऊपर पॉलिश करवा दी, और इसको ले जा करके खुले स्थान में यानी कि कहीं पर भी इसको किसी जगह ढकवाया नहीं गया, बल्कि खुले स्थान में ही आसमान में इनको गड़वा दिया, जहां जहां इसको जरूरत थी उनको लगवाया। तो ये है स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख भी दोस्तों ध्यान रखना, ये दो प्रकार के हैं, एक बृहत स्तंभ लेख और दूसरे हैं आपके लघु स्तंभ लेख, बृहत और लघु स्तंभ लेख। ध्यान रखना, जो बृहत स्तंभ लेख हैं, इसमें जो बात कही गई है, अशोक के धम्म को परिभाषित किया गया है, अशोक के धम्म की चर्चा की गई है। यानी कि एक प्रकार से ये सामाजिक धार्मिक विचारों को प्रदर्शित करता है, सामाजिक धार्मिक विचारों को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना। और सेम लघु स्तंभ लेख भी, ये भी सामाजिक धार्मिक विचारों की बात करता है, यह राजनीतिक विचारों की बात नहीं करता, सामाजिक धार्मिक विचार। तो अशोक के धम्म की परिभाषा किसमें दी गई है, बृहत शिलालेख में। अब बात आती है कि ये कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा, टोटल 6 स्थान हैं और टोटल आपके 7 लेख हैं। जैसे आपके बृहत शिलालेख थे 8 स्थानों पर, टोटल आपके कितने लेख थे बताइए, 14 लेख थे। उसी तरह से 6 स्थानों पर आपके टोटल मिलाकर के देखे जाए तो कितने हैं, आपके 7 लेख। यानी कि 7 बातें कही गई हैं, 6 स्थानों पर हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इनमें से अब कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा। इनमें से हम बात करें तो एक है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ, और ये सब के सब आपके ध्यान रखना दीर्घ स्तंभ लेख हैं। दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है ना। तीसरा है आपका लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। चौथा है लौरिया अरराज, ठीक है ना। पांचवा है आपका, ध्यान रखिएगा, पांचवा एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसे हम कहते हैं रामपुरवा, रामपुरवा। और छठा आप में से कौन बताएगा, कोई बताएगा कौन सा है, छठा है कौशाम्बी, जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, प्रयाग भी कहते हैं, कौशाम्बी या प्रयाग। बिल्कुल, चूंकि 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो वही है आपके 6। इन सभी पर ध्यान रखिएगा, आपके 6 अभिलेख मिले हैं इन सब पे, सॉरी 6 सब पे 6 अभिलेख हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा है दिल्ली टोपरा जिस पर 7 लेख हैं और बाकी सब पर 6 लेख हैं, ध्यान रखिएगा। तो 7 अभिलेख किस पे हैं, 7 लेख आपके दिल्ली टोपरा वाले
स्तंभ लेख पर। और इसमें क्या दिया हुआ है? आपके अशोक के धम्म की परिभाषा, अशोक के धम्म को यहां पर समझाया गया है, बस ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लघु स्तंभ लेख भी हमको मिलते हैं, लघु स्तंभ लेख भी मिलते हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा है। और इसमें देखेंगे तो कौन कौन है, एक एक करके आप देखते जाइए। इनमें है आपका सांची, सारनाथ, कौशांबी। कौशांबी में बड़ा भी है और छोटा भी है, सांची, सारनाथ, कौशांबी। और इनको हम कहते हैं तीनों को संघ भेद अभिलेख, संघ भेद अभिलेख। इसमें कहा गया है कि अशोक ने इन अभिलेखों में उन सभी लोगों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, जो संघ को यानी बौद्ध संघ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे, विभाजन करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वह कहता है कि यदि किसी ने बौद्ध संघ को तोड़ने की कोशिश की तो उसे दंडित किया जाएगा। मैंने हथियार रखे हैं, सेना भंग नहीं की है। मैंने युद्ध करने से मना किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सेना भंग कर दी है। यह एक प्रकार से चेतावनी है, ठीक है ना। चौथा है रुम्मन देई अभिलेख, रुम्मन देई अभिलेख, जिसे हम क्या कहते हैं, लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। इसमें उसने जो कर है उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की बात है, इसलिए वहां के लोगों को विशेष छूट देने के लिए उसने ये काम कर दिया। उसने इसी के पास में एक और है जगह, निगलीवा सागर, निगलीवा, निगलीवा, निगाली सागर या निगलीवा कहते हैं। यह भी वहीं नेपाल की तराई में स्थित है, ठीक है ना। वहां पर भी एक कनक मुनि का स्तूप यहां मिला है, यहां पर कनक मुनि का स्तूप है, ठीक है ना। इसके अलावा उसने बात की है किसकी, सोहगौरा और महास्थान की, सोहगौरा और 7वां महास्थान। इनकी क्या खास बात है? सोहगौरा जो है आपका, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, और महास्थान आपका बड़ी अच्छी सी जगह है, क्या नाम है उसका, गोरखपुर, सॉरी ये गोरखपुर में है और ये पश्चिम बंगाल में। और इन दोनों में अकाल नीति की चर्चा की गई है, अकाल नीति की चर्चा अशोक की। इसमें बताया गया है कि अशोक ने किसी भी अकाल सी जैसी आपदा से निपटने के लिए अनाज के भंडार गृह बनाए थे, अनाज के भंडार गृह बनाए थे, ध्यान रखना, आपातकाल से निपटने के लिए। उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के आपके ये अभिलेख हैं जिनसे हमें उस समय की उसकी नीतियों की चर्चा मिलती है, जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा हम बात करें तो अशोक के गुहालेख हैं। और गुहालेख क्या है? एक प्रकार से ध्यान रखेगा, ये दान अभिलेख हैं, दान लेख हैं। और दान किसको दिए गए हैं? आजीवक संप्रदाय के संतों को, आजीवक संतों को दिए गए। और ये कहां दिए गए? बराबर पहाड़ी पर 3 गुफाएं बनवाई थी उसने, 3 गुफाएं उसने निर्मित करवाई थी। कौन कौन सी हैं? कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। नंबर 1 कर्ण चौपड़, नंबर 2 विश्व झोपड़ी, और तीसरा है सुदामा गुफा। ये 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें बौद्ध संत, वो जारी आपके आजीवक संत, साधु जो हैं, आजीवक संत हैं, वो यहां रह करके अपनी पूजा पाठ, तपस्या जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इसने यहां पर करवाई थी, ठीक है ना। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? और वो थे संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल।
जो महावीर स्वामी के मित्र भी थे, उनके सखा भी थे और उनके साथ उन्होंने तपस्या भी की थी। उन्होंने ही इस आजीविक संप्रदाय का विकास करवाया था। तो ये कुल मिलाकर के अशोक के सभी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, उनसे मिलने वाली जानकारी है जो आपके जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों जगह पर काम आती है। अब सोचिएगा यहां पर जानकारी के ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना है। ऑप्शनल के लिए जो पढ़ना है वो ये है कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है उसको स्पष्ट कीजिए, या अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है बताइए। नंबर 2 क्वेश्चन यहां मुख्य परीक्षा में बन सकता है ऑप्शनल को लेकर के, वो ये है कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कीजिए। और जो अभिलेख को लेकर के यही जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कला संस्कृति के दृष्टिकोण से, और यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शनल में भी। तो यही है। बाकी प्री के लिए सारे फैक्चुअल चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। आप यहीं से चाहें तो इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक के धम्म की व्याख्या भी कर सकते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म को अशोक के अभिलेखों के आधार पर परिभाषित कीजिए। क्या अशोक का धम्म एक बौद्ध धर्म था या कुछ और, स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी एंगल से इतनी सारी चीजों से ही सारे आंसर बनने हैं। कुछ अलग आपको नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है, जो जीएस का सिलेबस है वही ऑप्शनल का सिलेबस है, बल्कि ऑप्शनल का सिलेबस जीएस के सिलेबस से और कम हो जाता है। लेकिन जीएस के बराबर पढ़ लिया तो समझ लिया ऑप्शनल तो तैयार ही है, बस उसके क्वेश्चंस आपको अलग तरीके से तैयार करने हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, इतनी सी मेहनत है। यानी कि जितना जीएस का सिलेबस है उतना पढ़ गए तो उसी कंटेंट के आधार पर आपको ऑप्शनल के लिए क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से तैयार करने हैं। वही आपके जीएस में भी आएंगे, वही आपके ऑप्शनल में भी आएंगे, कुछ अलग नहीं है। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। चलिए इतना रखते हैं। बाकी किसी को जरूरत हो तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो ये है कि इंडियन समर सेल के माध्यम से आपका जीएस का बैच भी आपका लॉन्च हो रहा है। 17 तारीख से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, 17 मई से हिंदी का बैच सुबह, ये रहा, सुबह 8 बजे से, और ये क्लास मेरे साथ ही शुरू की जाएगी। यानी कि 17 तारीख से इतिहास के साथ आपकी क्लास शुरू हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ अपनी 2025-2026 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे सानिध्य में, मेरी गाइडेंस में, तो आप इस बैच को इस समय ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 26,999 रुपए में, जिसमें 10,000 रुपए से ज्यादा की तो किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी क्लास तो आप समझ ही रहे हैं कि स्टडी आईक्यू की पहचान क्या है। स्टडी आईक्यू की पहचान है क्वालिटी कंटेंट देना, आप लोगों के साथ में मेहनत करना, ठीक है ना कि जोक और चुटकुले सुनाना। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लास करना तो हमारा ऑफलाइन सेंटर भी करोल बाग में स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 27 मई से आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है। दूसरा बैच 17 जून से स्टार्ट होगा। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर आपका मात्र 99,999 रुपए में ऑफलाइन की फीस है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए थी। उसकी जगह पर मात्र 1 लाख रुपए में आपको यह कोर्स मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK Live। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।